सभी जुड़ जाओ भाई जल्दी से। कुछ दिक्कत आ गई थी ऐप में, वो सही हो गई है। ठीक है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का मामला होता है, दिक्कत आ जाती है कभी कभी। हमारे हाथ में नहीं है ये चीज। ठीक है, जैसे अब बारिश आ गई तो क्लास नहीं हो पाएगी, तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि क्लास आपकी बिल्कुल टाइम पे चले। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं टेक्नोलॉजी वाली या कुदरती जिससे हार माननी पड़ती है कभी कभी। ठीक है, चलो भाई सभी जल्दी से जुड़ जाओ, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, राम राम। ठीक है, आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड अर्थक्वेक। ठीक है, यानी पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं और भूकंप के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पृथ्वी ऐसी नहीं थी जैसे आज हमें दिखती है। ठीक है, आवाज का अच्छा एक बार बता दो, आवाज ठीक आ रही है जरा? आवाज का एक बार बता दो, आवाज ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको जब सौरमंडल पढ़ाया था तो बताया था कि भाई पृथ्वी शुरुआत में ऐसी नहीं थी जैसे आज हमें दिखती है। शुरुआत में पृथ्वी भी सूर्य जैसी ही आग का एक गोला टाइप की थी। धीरे धीरे वो ठंडी हुई, धीरे धीरे पृथ्वी के टुकड़े होने शुरू हुए, यानी महाद्वीप जो थे वो बनने शुरू हुए। ठीक है, महासागर बने, फिर ओजोन परत बनी, फिर धीरे धीरे हमारी उत्पत्ति हो गई। ठीक है, और पहला मानव अफ्रीका में माना जाता है कि इथोपिया में उसकी उत्पत्ति हुई थी। अफ्रीका से ही फिर पूरे विश्व में मानव फैले हुए हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो बात आई कि पृथ्वी को समझें कैसे। ठीक है, पृथ्वी को समझें कैसे कि भाई किस तरीके से पृथ्वी को पढ़ा जाए, कैसे विभाजित किया जाए। तो सबसे पहले एक व्यक्ति था, उसने पृथ्वी को तत्वों के आधार पर विभाजित कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। उसने देखा कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जा रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। उस हिसाब से इसने पृथ्वी को क्या किया, डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। ठीक है, इसने कहा कि पृथ्वी को अगर हम देखें तो गहराई से लेके सतह तक इस तरीके से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो ऊपरी हिस्सा है पृथ्वी का, इसमें इसने देखा कि बहुत ज्यादा मात्रा में 2 पदार्थ पाए गए, एक था सिलिकॉन और दूसरा था एल्यूमिनियम। तो इस परत का नाम इसने क्या कर दिया, इस परत को इसने कह दिया, सिलिकॉन का SI ले लिया, एल्यूमिनियम का AL ले लिया और इस परत को नाम दे दिया सियाल। तो सबसे ऊपर की जो पृथ्वी की परत है इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया सियाल, जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई। इसके बाद वाली परत में इसने देखा क्या ज्यादा पाया जाता है, सिलिकॉन ज्यादा पाया जाता है और इसके अलावा पाया जाता है मैग्नीशियम। तो इसने क्या किया, इसने सिलिकॉन का SI लिया, मैग्नीशियम का मा ले लिया और इस परत को इसने क्या नाम दे दिया, इस परत को इसने नाम दे दिया सीमा। ठीक है, इस परत को इसने क्या नाम दे दिया, इस परत को नाम दे दिया सीमा। और आंतरिक परत में देखा गया क्या ज्यादा मात्रा में पाया गया, निकेल, जिसका सिंबल होता है Ni, और लोहा, जिसका सिंबल क्या होता है Fe। तो इस परत को इसने नाम क्या दे दिया, इस परत को इसने नाम दे दिया नीफे। तो सबसे पहले पृथ्वी को तत्वों के आधार पर अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स 3 हिस्सों में बांटा गया। ये 3 हिस्से पूछ लेता है क्या क्या हैं। सबसे ऊपर की परत को क्या कहते हैं, सियाल, बीच की परत को सीमा और आंतरिक परत को नीफे। ठीक है, आगे चलकर यही सियाल परत क्या कहलाएगी, क्रस्ट कहलाएगी, अभी बताऊंगा। सीमा को मेंटल कह दिया और नीफे को कोर कह दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले पृथ्वी को किस आधार पर विभाजित किया गया। सबसे पहले पृथ्वी को तत्वों के आधार पर विभाजित किया, कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में, सियाल, सीमा, नीफे। सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। सियाल और नीफे के बीच में कौन सी परत पाई जाती है, सीमा पाई जाती है। सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं, जिसमें निकेल और लोहा, आयरन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब ये बेसिक था, जब हमें कुछ नहीं आता था तब ये विभाजन किया गया कि कुछ तो हमारी समझ में आए। लेकिन आधुनिक जो विभाजन है, जो हम सबसे सही माना करते हैं, तो आधुनिक विभाजन जो किया गया है पृथ्वी का, वो भूकंप की तरंगों के अनुसार किया गया है। भूकंप तरंगों के अनुसार आधुनिक विभाजन किया गया है, अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक वेव्स। और इसके अनुसार फिर से पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 हिस्से हैं, जो सबसे बाह्य परत है, इस परत को नाम दे दिया क्रस्ट, या हिंदी में भूपर पट्टी। ठीक है, क्या नाम दे दिया, भूपर पट्टी।
भूपरपटी, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट, तो कभी कभी हिंदी में भी क्रस्ट लिखा हुआ आ जाता है। इसके आंतर जो परत पाई जाती है इसको कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं इसको? मेंटल। और इसके अंदर जो परत पाई जाती है उसको कहते हैं कोर। और कोर को भी दो हिस्सों में बांट रखा है, एक कहलाता है बाह्य कोर, आउटर कोर, और एक कहलाता है आंतरिक कोर, इनर कोर, ठीक है। जो भूपरपटी है इसकी मोटाई लगभग कितनी है? इसकी मोटाई है लगभग 100 किलोमीटर की, ठीक है। और ये जो भूपरपटी है, नीचे लिखूं? नीचे ही तो लिखा है बेटा, थोड़ा नीचे सरका दूं इसे, ठीक है। ये जो भूपरपटी है लगभग कितनी मोटी है? 100 किलोमीटर मोटी है। और ये कैसी है? तो इसी पर तो हम रह रहे हैं। कैसी है? तरल है, ठोस है? तो ये कैसी है? ये है ठोस, सॉलिड है, सॉलिड, ठीक है। कैसी है? ठोस है। अवस्था कैसी है इसकी? ठोस, सॉलिड, ठीक है। इसके बाद वाली जो परत है मेंटल, ये परत कैसी है? इसकी मोटाई है लगभग, ये तो 100 किलोमीटर हो गई, इसकी मोटाई है लगभग 2900 किलोमीटर, ठीक है। मेंटल की मोटाई लगभग कितनी है? 2900 किलोमीटर। और ये जो परत है मेंटल, ये ना तो ठोस है ना तरल है, बीच की है, अर्ध ठोस है। कैसी है? अर्ध ठोस, सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस, यानी पूरी तरीके से ठोस नहीं है। ठोस को पिघला दो, जैसे लोहे को पिघला दो तो आप देखते हो बहुत गाढ़ा गाढ़ा होता है, लावा होता है जैसे, बहुत गाढ़ा होगा, लेकिन उसको आप रपटाओगे तो वो रपटता तो है लेकिन बहुत ही हल्के हल्के से रपटता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अर्ध ठोस कहते हैं। जो बाह्य कोर है, ठीक है, ये कैसी है? ये है तरल। बाह्य कोर जो है वो कैसी है? वो है लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में। और ये जो आंतरिक कोर है ये कैसी अवस्था में है? आंतरिक कोर है ठोस अवस्था में, सॉलिड। अब दिमाग में डाउट ये आता है कि जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तापमान तो लगातार क्या होता है? बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे अंदर जा रहे हो तापमान तो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बाहर की अवस्था तरल है जबकि अंदर की अवस्था ठोस है? तो इसका कारण क्या है? जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हो तो तापमान तो बढ़ता है, नो डाउट, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्या बढ़ता है? प्रेशर बढ़ता है। और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, बॉयल का नियम। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी वस्तु पर दाब लगाओगे तो वो चीज सिकुड़ेगी कि नहीं सिकुड़ेगी? तो वही अवस्था पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में भी होती है। रियल लाइफ प्रैक्टिकल में आप एलपीजी गैस को समझ सकते हो। एलपीजी गैस को हम क्या करते हैं? प्रेशर के साथ एक सिलेंडर में भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? गैस की जगह तरल अवस्था में, लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए उसको एलपीजी कहते हैं। सिलेंडर को हिला के देखना, जब थोड़ा सा कम उसमें गैस हो तो पानी की तरह आपको हिलती हुई आवाज आएगी, ठीक है। तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम उसको प्रेशर के साथ भरते हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, इस वजह से ये जो अंदर की परत है ये तरल अवस्था में ना होकर कैसी है? ठोस है। तो ये अपवाद है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। तो आंतरिक परत ठोस होने का क्या कारण है? दाब अधिक होना, प्रेशर बहुत ज्यादा होना, ठीक है भाई। यहां तक डाउट मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो कोर है, इस कोर को एक और नाम से जाना जाता है, यूपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेरी स्फीयर भी कहते हैं इसको, शायद आपने सुना हो। सीडीएस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, या यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं पीसीएस आईएएस उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कोर को बेरी स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, ये अक्सर बताते नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई सबसे पहले जो वैज्ञानिक था उसने सियाल, सीमा और नीफे, ये 3 परतों में विभाजित किया पृथ्वी को, ठीक है। ये समझा दिया मैंने आपको तत्वों के आधार पर। फिर दोबारा से विभाजित किया गया पृथ्वी को, किसके आधार पर? भूकंप की तरंगों के अनुसार। बाहरी पट्टी को क्या कहा गया? जिस पर हम रह रहे हैं, सारी भूमि टिकी हुई है हमारी,
उसको क्रस्ट कहा गया, ठीक है। फिर अंदर वाले हिस्से को उससे मेंटल कहा गया, और सबसे अंदर वाले हिस्से को दो भागों में बांट दिया, आउटर कोर और इनर कोर। आप चाहें तो इन दोनों हिस्सों को भी बांट सकते हैं, जो आगे अभी बताऊंगा कि इनको भी हमने बांट रखा है, ठीक है। अब जब आप किसी भी क्षेत्र से, एक क्षेत्र से अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी क्षेत्र से अंदर की तरफ जाते हैं तो बीच में ऐसी अवस्था आएगी कि नहीं आएगी इन दोनों के, जहां पर दोनों की अवस्था पाई जाएगी। जैसे यहां पर ठोस है, यहां पर तरल है, तो बीच की लेयर ऐसी होगी कि नहीं होगी जिसमें ठोस वाली भी प्रॉपर्टी होंगी और तरल वाली भी प्रॉपर्टी होंगी। जैसे बर्फ से पानी बनता है, तो क्या छू से बर्फ एकदम पिघल जाती है? नहीं ना, धीरे धीरे बर्फ पिघलती है, पानी बनता है, फिर और बर्फ पिघल जाती है, फिर एकदम सारी बर्फ पिघल जाती है। ऐसी जब बर्फ जमती है तो एकदम से नहीं जमती कि 0 डिग्री सेल्सियस हो गया और फट से बर्फ जम गई, है ना। बर्फ में आपने देखा होगा पहले आउटर लेयर जमती है, कभी कभी जल्दी बर्फ निकाल लो फ्रिज से तो उसमें उंगली मार के बीच का आप फोड़ सकते हो, उसमें पानी होता है अभी भी अंदर, आउटर परत तो जम जाती है। तो वही हिस्सा यहां पर भी लगता है कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां पर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं असबद्धता क्षेत्र, डिसकंटिन्यूटी रीजन। क्या कहते हैं? असबद्धता क्षेत्र, डिसकंटिन्यूटी रीजन। और इनकी खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की, तो इनको अलग अलग उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पेपर में कैसे पुटअप होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, उससे पहले एक चीज और समझ लो कि ये जो मेंटल है, इसी मेंटल का एक हिस्सा होता है, दूसरे पेन से बना देता हूं, इसी मेंटल का एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं दुर्बलता मंडल, ठीक है, एस्थीनोस्फीयर। इसी मेंटल का एक हिस्सा होता है जिसे क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल, इंग्लिश में एस्थीनोस्फीयर। और इसी दुर्बलता मंडल में क्या भरा रहता है? लावा भरा रहता है। इसी दुर्बलता मंडल में ये क्या भरा हुआ है? ये जो मैंने बनाया है ये होता है लावा, और लावा को ही पृथ्वी के अंदर जब होता है तो क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि मैग्मा और लावा में क्या अंतर है, तो जब तक पृथ्वी के अंदर होता है लावा उसको मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही पृथ्वी की सतह पर आ जाता है उसको लावा कहते हैं। है वही चीज, ठीक है वही चीज, बस फर्क क्या है? जब तक पृथ्वी के अंदर है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मैग्मा, और जैसे पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो वही चीज क्या कहलाती है? लावा। जैसे कि बच्चा होता है, पेट में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं, है ना, भ्रूण कहते हैं। और जैसे बाहर आ जाता है तो बेबी हो जाता है, ठीक है, या बाबा हो जाता है, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसी की थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या कह रहा है? थ्योरी ये कह रहा है कि जो पृथ्वी, जो क्रस्ट है, ऊपर पट्टी है, वो लगभग 100 किलोमीटर मोटी है, ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर मोटी है। मेंटल का जो हिस्सा होता है उसको एक को क्या कहते हैं? एस्थीनोस्फीयर कहते हैं, या दुर्बलता मंडल कहते हैं, जिसमें क्या मौजूद होता है? मैग्मा मौजूद होता है। यानी जो मैग्मा है वो पृथ्वी की इस जगह से निकलकर आता है, ठीक है। मेंटल की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर होती है, ठीक है। कैसी अवस्था में मेंटल? अर्ध ठोस अवस्था में है। कोर की अगर हम बात करें तो बाहरी कोर जो होती है, ठीक है, वो तरल अवस्था में है, लगभग 5100 किलोमीटर तक, ठीक है। और जो आंतरिक कोर है, इनर कोर है, वो लगभग 6400 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। और ये कैसी है? यह है ठोस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं असबद्धता क्षेत्र की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक परत से जब दूसरी परत में जाते हैं तो क्या पाया जाएगा? कुछ ऐसा क्षेत्र बीच का पाया जाएगा जहां ट्रांजिशन हो रहा होगा, एक से दूसरे में परिवर्तन हो रहा होगा। तो हमने किया क्या? हमने पृथ्वी को बांट लिया कुछ हिस्सों में। कौन कौन से हिस्सों में बांट लिया? हमने भूपर पट्टी को दो हिस्सों में बांट लिया। एक हिस्सा कहा गया बाह्य क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, और अंदर वाले हिस्से को कह दिया आंतरिक क्रस्ट, इनर क्रस्ट। ऐसे ही हमने मेंटल को दो हिस्सों में बांट लिया, बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल। आउटर मेंटल और इनर मेंटल। ऐसे ही हमने अंदर की कोर को बांट लिया दो हिस्सों में,
बाह्य कोर और आंतरिक कोर, इनर कोर एंड आउटर कोर। तो इन सारी परतों के बीच में आप देखोगे एक क्षेत्र ये आ गया, एक लाइन ये आ गई जो सेपरेट कर रही है, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई और एक लाइन ये आ गई। यानी टोटल पृथ्वी के अंदर कितने असंबद्धता क्षेत्र हो गए, कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5। तो पृथ्वी के अंदर 5 असंबद्धता क्षेत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता क्षेत्र पाया जाता है इसको किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा आंतरिक क्रस्ट और बाह्य मेंटल के बीच में जो असंबद्धता क्षेत्र पाया जाता है इसको किस नाम से जाना जाता है। बाह्य मेंटल आंतरिक मेंटल के बीच में किस नाम से जाना जाता है, आंतरिक मेंटल बाह्य कोर के बीच में, आंतरिक कोर बाह्य कोर के बीच में। तो ये 5 हैं, इनको याद कैसे रखना है, फॉर्मूले से याद रखना है, क्योंकि नाम इनके थोड़े पेचीदा हैं। तो इनको अगर आप फॉर्मूला याद रख लोगे तो नाम आराम से ऑप्शन टिक कर सकते हो। कैसे याद नाम रखना है, तो एक कंपनी है एलजी, इसको आप किसको सौंप दो, सब किसको अर्पण, राम को अर्पण। तो बस यही फॉर्मूला है, एलजी राम को, मेरा कुछ नहीं सब कुछ किसका है, राम का है भैया, राम लला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एलजी राम को, अंदर से बाहर की तरफ है, ये अंदर से बाहर की तरफ है। तो एल से क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा लेमन क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, लेमन असंबद्धता क्षेत्र। तो लेमन असंबद्धता क्षेत्र बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में है। जी से क्या हो जाएगा, जी से है गुटनबर्ग, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी रीजन, गुटनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र किस किस के बीच में है, आंतरिक मेंटल और बाह्य कोर के बीच में है। राम, रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा रैपिटी, रैपिटी असंबद्धता क्षेत्र, रैपिटी असंबद्धता क्षेत्र। फिर आंतरिक क्रस्ट और बाह्य कोर की, बाह्य मेंटल के बीच में राम, मां से, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, मां से हो जाएगा मोह, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है, सीजीएल में भी आ चुका है कई बार, मोह असंबद्धता क्षेत्र। और लास्ट हो जाएगा को से कोनार्ड, कोनार्ड। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला है असंबद्धता क्षेत्र को याद करने का। किसका फॉर्मूला है, असंबद्धता क्षेत्र को याद करने का, डिसकंटिन्यूटी रीजन, डिसकंटिन्यूटी रीजन। ठीक है, 5 पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर। यहां तक बताओ जरा, फॉर्मूला याद हो जाएगा आराम से। अब तो आराम से टिक कर दोगे, सारे एल से नाम थोड़ी ना होंगे। ठीक है, एक ही एल से नाम मिलेगा तो वैसे ही टिक कर दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता लेमन या एल से ही कोई और ले ले, रामलाल श्यामलाल, ऐसा नहीं होता ऑप्शन। ठीक है, चलो ठीक है, तो यही डायग्राम में यहां दिखा रखा है अच्छे से। ठीक है, ये अलग अलग लेयर्स में बांट दिया। इस क्षेत्र को हमने क्या कह दिया, ये जो बीच का असंबद्धता क्षेत्र है इसको मोहो कह दिया, ऊपर वाले को क्या कह दिया, कोनार्ड कह दिया। ठीक है, ऐसे ही इधर जो क्षेत्र है बीच का, इसको हमने क्या कह दिया, रैपिटी कह दिया, गुटनबर्ग हो गया और लेमन हो गया। ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं 5। ठीक है, एक इधर, ठीक है, एक इधर। ठीक है, वो 5 गिन लेना। ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम में बनाया वो इस हिसाब से दे रखी। ठीक है, चल, तो ये तो बात हुई कि हमने पृथ्वी को विभाजित कैसे किया है, किस तरीके से हमने पृथ्वी का विभाजन किया है। तो वास्तव में जो वर्तमान में सही विभाजन माना जाता है वो यही भूकंप की तरंगों के अनुसार माना जाता है। अब बात आती है, एक सिद्धांत आया कि जो आज आपको जैसी पृथ्वी दिख रही है, यानी ये जो 7 महाद्वीप दिख रहे हैं, 4 महासागर दिख रहे हैं और अन्य सागर जो दिख रहे हैं, ये सब कैसे बने। तो इनके लिए एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या कहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी।
ये शायद आपने अपनी 8th क्लास में ज्योग्राफी के में पढ़ रखी होगी, कोई नई नहीं है, थ्योरी है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की यदि बात करूं तो महाद्वीपीय सिद्धांत क्या कहता है, ये विस्थापन सिद्धांत, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि भाई शुरुआत में जो पृथ्वी थी ये ऐसी नहीं थी जैसी आज हमें दिखती है। शुरुआत में पृथ्वी पर केवल एक बड़ा महाद्वीप होता था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया, यानी एक बड़ा महाद्वीप था जो लगभग पृथ्वी के ऐसे सेंटर पे मौजूद था। इस बड़े महाद्वीप को क्या नाम दिया गया, इस बड़े महाद्वीप को नाम दिया पेंजिया। ठीक है, क्या नाम दिया, पेंजिया। और ये सिद्धांत दिया किसने, ये सिद्धांत एक वैज्ञानिक ने दिया जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। जर्मनी का वैज्ञानिक था ये अल्फ्रेड वेगनर। इसने ये सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में इसने कहा कि शुरुआत में पृथ्वी पर केवल एक बड़ा महाद्वीप होता था जिसका नाम था पेंजिया, और इसके चारों ओर केवल एक महासागर मौजूद था। जब एक ही महाद्वीप है तो चारों ओर एक ही तो समुद्र होगा, तो इस एक समुद्र को नाम दिया पेंथालासा। ठीक है, क्या नाम दिया, पेंथालासा। इसने कहा आगे चलकर हुआ क्या, पृथ्वी की कुछ गतिविधियों के कारण, वो गतिविधि अभी आगे समझाऊंगा आपको, गतिविधियों के कारण ये दो हिस्सों में ऐसे विभाजित हो गया, यानी टूट गया। ठीक है, बीच में दरार आ गई, और जब ये दो हिस्सों में टूट गया तो इसका जो उत्तरी भाग था इसको इसने नाम दे दिया अंगारा भूमि। अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था इसका, इसको इसने नाम दे दिया गोंडवाना भूमि, गोंडवाना लैंड। जितने भी दक्षिण में महाद्वीप पड़ते हैं वो सब किससे बने, गोंडवाना भूमि से। जितने भी उत्तर में महाद्वीप पड़ते हैं वो सब किससे बने, अंगारा भूमि से। जैसे कि उत्तर में कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, और उत्तरी अमेरिका। इनका ये सारे किसके हिस्से हैं, ये सब अंगारा भूमि के हिस्से हैं, यानी इनका माई बाप कौन है, अंगारा भूमि। जबकि गोंडवाना भूमि से क्या क्या बना, जो दक्षिण की तरफ पड़ रहे हैं, जैसे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, और क्या पड़ता है दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया, और क्या है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा सबसे नीचे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अलावा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में आता है वो क्या है, भारत का दक्षिणी भाग। इधर लिख दे रहा हूं वरना वो ज्यादा नीचे हो जाएगा। भारत का दक्षिणी भाग, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो दक्षिण का हिस्सा है वो गोंडवाना भूमि से बना हुआ है, अंगारा भूमि से नहीं बना हुआ। जबकि उत्तर का जो हिस्सा है, जम्मू कश्मीर वगैरह, ये हिमालय वाला जितना भी एरिया है, वो सब किसका बना हुआ था, वो अंगारा भूमि का बना हुआ था। तो शुरुआत में भारत ऐसा नहीं था जैसा आज हमें दिखता है। शुरुआत में भारत का उत्तरी हिस्सा अलग था, जो बाल हैं ऊपर के, ठीक है, स्टाइलिश से, और नीचे का दक्षिण का पूरा हिस्सा अलग था। बार बार पेपर में आता है दक्षिणी भाग किसका हिस्सा है भारत का, गोंडवाना भूमि का। और गोंडवाना भूमि खनिज के मामलों में बढ़िया मानी जाती है, कोयला, लोहा, ये सब का भंडार बहुत ज्यादा है इसमें। इसीलिए आप देखोगे जो भारत की मध्य वाली पट्टी है और साउथ वाली पट्टी है, वहां खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब बेल्ट में पूरा हमारा क्या पाया जाता है, जो छोटा नागपुर पठार वाली प्लेट है उसमें बहुत ज्यादा कोयला, खनिज वगैरह की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो वैज्ञानिक था अल्फ्रेड वेगनर, इसने ये कहा कि शुरुआत में पृथ्वी पर एक बड़ा महाद्वीप था जिसको पेंजिया कहा गया, इसके चारों ओर पेंथलासा नाम का महासागर था। आगे चल के दो हिस्सों में टूट गया, इसके उत्तरी भाग को अंगारा भूमि कहा गया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना भूमि कहा गया। अंगारा भूमि से ये सब बने, गोंडवाना भूमि से ये सब बने।
इसने कहा कि ये सब अलग होकर आज भी चल रहे हैं, यानी आज भी ये एक दूसरे से ऐसे अलग हो रहे हैं। अलग हो रहे हैं तो ये अलग होकर कहां की तरफ भाग रहे हैं? पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और कुछ भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं। ये नक्शे में मैं आपको दिखाता हूं, ये तो जनरल डायग्राम हो गया, एक बार हम नक्शे से और समझ लेते हैं। इसने क्या कहा कि शुरुआत में इस तरीके से क्या था, पेंजिया था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, ये दो हिस्सों में टूट गया, अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि। अंगारा भूमि को ही लॉरेशिया भी कहते हैं, ठीक है। अंगारा भूमि को ही और किस नाम से जाना जाता है? लॉरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। अंगारा भूमि को क्या कहते हैं? लॉरेशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये नीचे गोंडवाना भूमि है और ऊपर लॉरेशिया था, ठीक है। फिर ये अलग अलग हिस्सों में बट गया, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब अलग थे। फिर आगे चलकर ये वाला जो हिस्सा था भारत का, ये ऐसे ऊपर की तरफ आया और ऊपर की तरफ आके यहां पे टकरा गया। यहां पर जब टकराया तो यहां पर बहुत ऊंचा क्या बन गया? हिमालय बन गया। ऐसे दो प्लेटों को टकराने से, एक प्लेट यहां आई, एक प्लेट यहां आई, तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा टकराई, तो एक दूसरे टकराने से क्या हुआ, ये भूमि उठी गई, खड़ी हो गई, और ये क्या हमें मिल गया बीच में? हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। और वर्तमान में जैसा आज हमें नक्शा दिखता है, ये ऐसा दिख गया। तो क्या वर्तमान में भी ये एक दूसरे से अलग जा रहे हैं? बिल्कुल। ये हिस्सा इधर की तरफ भाग रहा है, ये हिस्सा इधर की तरफ भाग रहा है, यानी पृथ्वी गोल है तो कभी ये टकरा जाएंगे कि नहीं टकरा जाएंगे? ये हिस्सा आके यहां टकरा जाएगा कि नहीं टकरा जाएगा? बिल्कुल टकरा जाएगा, लेकिन उसमें भी 30 करोड़ साल बाकी हैं, ठीक है। 30 करोड़ साल बाद ये इतने धीरे धीरे खिसक रहे हैं, 30 करोड़ साल बाद ये आपस में ऐसे टकरा जाएंगे। पहले तो ऐसे थे, अब ऐसे अलग होकर उल्टे टकराएंगे। अब उल्टे टकराएंगे तो विनाश ज्यादा होगा, तो तब तक तो पृथ्वी उससे पहले ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन की जरूरत नहीं है, और उसको भी इन्होंने नाम दे दिया है अल्टीमेट पेंजिया कहा जाएगा उसको, जो फाइनली बनेगा। अब इसके इसने कुछ सिद्धांत दिए कि आप कैसे देख सकते हो कि भाई ये थ्योरी सही है। तो इसने कहा नक्शा देखो तुम जरा विश्व का, देखो ये अफ्रीका है, अफ्रीका में यहां पर जगह खाली है उतनी ही जितना यहां एशिया का ये हिस्सा निकल रहा है, ठीक है। ये देखो यहां साउथ अमेरिका की चोंच निकल रही है, इस चोंच को अगर इधर सरका के यहां फिट कर दूं तो फिट हो जाएगी। यही देखो यहां पर इसने ये फिट करके दिखाया कि ये देखो ये अफ्रीका का हिस्सा यहां फिट है, ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये सब ऐसे फिक्स थे, तो आगे चलकर ये बने हैं। इसके अलावा इसने कुछ और भी सिद्धांत दिए, क्योंकि केवल यही सिद्धांत नहीं कह सकता, हो सकता है कि इमेज गलती से वो हो, ठीक है। तो इसने और भी सिद्धांत दिए। क्या? इसने कहा कि देखो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका खूब दूर हैं, बीच में क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो इसने देखा कि कुछ जानवर के जो अवसाद हैं, अवशेष हैं, वो यहां पर भी पाए गए, यानी कि फॉसिल्स अफ्रीका में पाए गए और कुछ फॉसिल्स दक्षिण अमेरिका में पाए गए। और वो ऐसे जानवर थे जो ना तो उड़ सकते थे और ना तैर सकते थे। तो जो ना उड़ सकते, ना तैर सकते, तो यहां से यहां पहुंचेंगे कैसे? तो इसने कहा ये ऐसे पहुंचे होंगे कि जब ये एक दूसरे में समाये हुए होंगे तब वो पैदल चल के यहां से यहां आ गए होंगे। तो ये सिद्धांत इसने कुछ थ्योरीज दी, और बिल्कुल शुरुआत में ये थ्योरी बहुत ही अच्छी मानी गई, लाजवाब मानी गई, क्योंकि हमारे को ये एक ठोस सबूत मिला कि हाँ जो ये कह रहा है बंदा वो सही होगा। लेकिन यहां पर इसकी थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करती कि ये प्लेटें टूटी कैसे, अलग कैसे हो गई, चल कैसे रही हैं एक दूसरे से, टकरा कैसे रही हैं। तो इसके लिए एक अलग सिद्धांत है जिसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो जरा यहां तक बताओ, यहां तक समझ में चीजें आई कि नहीं आई? इसमें एक चीज और आपको समझा दे रहा हूं। जब ये बीच में देखो ऐसे अलग हुआ, ठीक है, जब बीच में अलग होगा तो बीच में यहां पर क्या बनी होगी? जब ये बीच में ऐसे टूटकर अलग हुआ तो यहां पर बीच में क्या बन गई होगी? खाई बन गई होगी। तो खाई बनी और यहां पर क्या हुआ होगा? पानी आया होगा जो आसपास का था, तो ये खाई से पानी अंदर आया और यहां जो खाई बनी उसको क्या नाम दे दिया? एक समुद्र बन गया जिसको नाम दिया तैथीज सागर। तो क्वेश्चन आएगा अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि के बीच में कौन सा समुद्र मौजूद था? तैथीज सागर मौजूद था, और इसी तैथीज सागर की जगह पर आगे चलकर क्या बन गया? हिमालय का
निर्माण हुआ। ठीक है, इसी तैतीस सागर की जगह आगे चलकर क्या बना, हिमालय का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन आता है हिमालय की जगह पहले क्या था, तो पहले क्या था, तैतीस सागर था। ठीक है, ये सिद्धांत यहां से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये जो बीच में समुद्र बनेगा ये क्या है, तैतीस सागर। ठीक है, तो ये थ्योरी है, जरा देख लो इसको। सबसे पहले यह सिद्धांत किसने दिया है, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। जो वैज्ञानिक था जिसने ये सिद्धांत दिया, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, इसने क्या किया कि शुरुआत में केवल एक बड़ा महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसको पेंजिया कहा गया। इसके चारों ओर क्या था, एक ओशियन था जिसका नाम था पेंथालासा। आगे चल के दो हिस्सों में टूट गया, अंगारा लैंड कहा गया या लॉरेशिया कहा गया, और दूसरे भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, इनके बीच क्या बना, तैतीस सागर बना। लॉरेशिया से ये सब बना और गोंडवाना भूमि से ये सब बना। जो अभी थ्योरी समझाई है वही पूरा पीडीएफ में यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ इसके सिद्धांत है जो उसने दिए। थ्योरी को प्रूव करने के लिए जो अभी मैंने आपको समझाया, किसने बताया कि क्लाइमेट ऐसा है, चट्टाने अवसाद मिले, ठीक है, जीवाश्म मिले। अब दूसरा जो सिद्धांत है जो हमें पढ़ना है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक वैज्ञानिक ने दी जिसका नाम था हैरी हेस। इसने क्या कहा, इसने कहा कि देखो पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर तरल अवस्था में, जैसे मान लो ये ठोस हिस्सा है पृथ्वी का, तो इस ठोस हिस्से के नीचे तरल अवस्था में क्या मौजूद है, मैग्मा मौजूद है। मैग्मा जो इतना गर्म है कि इस गर्माहट से क्या यहां पर गैसें निकलती रहती हैं। जब गैसें निकलती हैं तो वो गैसें ऊपर वाली जो चट्टान है या पट्टी है इस पर क्या करेंगी, बादल, हाँ भाई बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये ऊपर वाली जो पट्टी है इस पर क्या करेंगी, प्रेशर लगाएंगी, दाब लगाएंगी ना। कोई गर्म चीज है, जैसे पेट में गर्मी सी लगती है तो पेट थोड़ा फूला फूला सा लगता है कि नहीं लगता, प्रेशर। ठीक है, रियल लाइफ है, प्रैक्टिकल है, सबके साथ होता है, कभी कभी एसिडिटी बने तो। ठीक है, तो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर मैग्मा जो है उससे गैसें जो निकलती हैं वो ऊपर की पट्टी पर क्या करती हैं, प्रेशर लगाती हैं। और जब ऊपर की पट्टी पर प्रेशर लगाएंगी तो ये पट्टी पर जब आप ऊपर की तरफ दाब लगा रहे हो तो ये पट्टी हिलेगी, तो इसी वजह से ये पट्टी हिलने लगती है। और मैंने बताया था जब नीचे से ऊपर की तरफ गैसें उठती हैं तो इसको क्या कहते हैं, कौन सी प्रक्रिया थी, आंसर करो जल्दी से भाई, कौन सी प्रक्रिया थी जिसमें नीचे से ऐसे गर्म हो के ऊपर चीजें उठती हैं, क्या कहते हैं इसे, कौन सी प्रक्रिया, हाँ योगेंद्र बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड, संवहन। तो यहां पर कैसी धाराएं जनरेट हो जाती हैं, संवहन धाराएं जनरेट हो जाती हैं, संवहन धाराएं बनती हैं, कन्वेक्शन करेंट्स डेवलप होते हैं पृथ्वी के अंदर, जिससे क्या होता है, ये प्लेटें चलने लगती हैं। तो मान लो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये दोनों चल चल के आपस में आ रही हैं, तो टकराती रहेंगी, टकरा रही हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, फिर और टकराई जा रही हैं और टकराई जा रही हैं, तो और टकराई जा रही हैं, तो क्या होगा, प्रेशर लग लग के एकदम से क्या होगा, यहां से जो एनर्जी थी पृथ्वी के अंदर, क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा यहां से निकलेगी। और ऊर्जा जब निकलती है तो यहां से बहुत तेज क्या होगा, दो ऐसे टकराए बहुत तेज, तो क्या होगा, ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में निकलेगी और उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो इन्हीं के टकराने की वजह से या प्लेटों के टूटने की वजह से कुछ विवर्तनिकी गतिविधियां होती हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, जिनकी वजह से भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी बन जाते हैं, या फिर जमीन जो खिसक जाती है, पहाड़ी इलाकों में अक्सर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया, हैरी हेस ने दिया। तो इसकी जरा थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या है, इसने क्या कहा, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी जो है हमारी वो कई सारी ऐसी ही प्लेटों में बटी हुई है। जैसे मैंने बताया, प्लेट मतलब सिंपल एक पट्टी, ठीक है, तो ऐसी कई सारी प्लेटों में बटी हुई है हमारी पृथ्वी, जिनमें से 6 तो बड़ी प्लेट हैं, ये याद रखना, 6 बड़ी प्लेट हैं और बाकी अब तक 58 टोटल हम प्लेट खोज चुके हैं, हो सकता है भविष्य में और मिल जाए। 6 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें। ये जो बड़ी बड़ी प्लेटें कौन कौन सी है, महाद्वीप वाली ही है, जैसे अमेरिकाई प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है, अफ्रीकी प्लेट, हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यूरोप यूरेशियाई प्लेट, ये सब
प्लेटों में ये 6 बटा हुआ है। ठीक है, ये प्लेटों के नीचे क्या है, संवहन धाराएं चलती हैं, ठीक है, जिनके प्रभाव से जो है वो मैग्मा के ऊपर ये तैरती रहती हैं, ऐसे फ्लोट करती रहती हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी सभी विवर्तनी की गतिविधियां घटित होती है। ठीक है, उल्का से इसका संबंध नहीं है बेटा, उल्का तो आसमान से आ रहा है, आसमान वास्ते उल्का अलग चीज है, ये जमीन के अंदर, ये पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, उल्का जो था वो बाहर से था, ये अभी अंदर की बात हो रही है। ठीक है, जो प्लेट है, ठीक है, अब हाँ, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप और ज्वालामुखी ऐसे घटित हो रहे हैं। तो अब जहां पर ये प्लेटें टकरा रही हैं, ठीक है, या जहां पर ये प्लेटें अलग हो रही हैं, तो यानी बीच में कैसा क्षेत्र होगा, बीच में ऐसा क्षेत्र होगा ना जहां पर इनका कांटेक्ट हो रहा होगा, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं, इंग्लिश में मार्जिन कहते हैं, जहां ये प्लेटें या तो टकराती हैं या यहां से टूटकर बिखरती हैं, इस क्षेत्र को बीच की क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो जो किनारा है ये 3 प्रकार से हमने विभाजित किया है। 3 प्रकार के किनारे होते हैं, कौन कौन से किनारे होते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, तो वो समझ लो जरा। 3 प्रकार के किनारे होते हैं। एक होते हैं जब प्लेट टूटकर एक दूसरे से अलग होने लग जाए, ये इधर जाए ये इधर जाए। ठीक है, तो ऐसे किनारों को क्या कहेंगे, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो अभी सारी या अपसारी, क्या कहोगे बताओ, अगर दोनों प्लेटें एक दूसरे से अलग अलग जा रही हैं तो क्या कहोगे, अपसारी, अप लग जाता है ना उलट के लिए, तो अपसारी किनारे कहते हैं ना, इंग्लिश में डाइवर्जेंट मार्जिन्स। इन किनारों को एक और नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्लेट अलग होकर, अलग हो रही है, टूटकर अलग हो रही है, तो इसमें विनाश थोड़ा कम होगा, और जब ये अलग हो रही है तो नीचे का जो मैग्मा है ये ऊपर आएगा, और ऊपर आके धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होने लगेगा। तो ये मैग्मा के ठंडे होने से ऊपर क्या बन जाएंगे, टापू बन जाते हैं, आइलैंड्स बन जाते हैं, द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार है, ऐसे टापू का निर्माण हो जाता है। तो अपसारी किनारों को एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारे भी कहा जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं, रचनात्मक किनारे। ठीक है, ऐसी जो घटना होती है वो केवल और केवल कहां होती है, महासागरों में होती है। ठीक है, इस प्रकार के जो किनारे पाए जाते हैं वो केवल कहां पाए जाते हैं, ओशियंस में पाए जाते हैं, महासागरों में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो किनारे होते हैं, इसमें 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी, जब टकराएंगी तो ये क्या हो रही है, एक दूसरे में कन्वर्ज हो रही हैं, तो कैसे किनारे हो गए, अभी सारी किनारे। या जब टकराएंगी तो क्या होगा, विनाश होगा, तो क्या कह सकते हैं, विनाशात्मक किनारे, इंग्लिश में कन्वर्जेंट या डेस्ट्रक्टिव मार्जिन्स। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक प्लेट महाद्वीप की टकराए और एक प्लेट महासागर की टकराए। दूसरा केस क्या हो सकता है, इसमें बी केस ये हो सकता है कि एक महासागर की है और दूसरी भी कैसी है, वो भी महासागर की ही प्लेट है, यानी 2 महासागर वाली प्लेट आपस में टकराएं। या तीसरा केस क्या हो सकता है, दोनों महाद्वीप की प्लेट आपस में टकराएं, यानी कि कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की प्लेटें आपस में टकराएं। ठीक है, तो जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की टकराती हैं तो दोनों मोटी मोटी होती हैं, एक दूसरे में क्या होती हैं, धंसती हैं बहुत बुरी तरीके से, और इन्हीं की वजह से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण किस प्रकार के किनारे से हुआ, अपसारी या अभिसारी, तो हिमालय का निर्माण हुआ अभिसारी किनारे की वजह से। और इसमें भी कौन सी कैटेगरी की वजह से, महाद्वीप और महाद्वीप की प्लेट टकराने से। तो पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय का निर्माण कौन कौन सी प्लेट टकराने से हुआ था, हिमालय का निर्माण कौन कौन सी प्लेट टकराने से हुआ था। तो कौन कौन सी 2 प्लेटें टकराई थी,
एक तो प्लेट थी हिंद ऑस्ट्रेलियाई और दूसरी प्लेट थी यूरेशियाई। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ के टकराने से। ठीक है, और ये किस काल की बात है? तो जिस काल में ये हिमालय बना उस काल को कहते हैं तृतीय काल। ये जो हमारा इतिहास है, ये पूरी पृथ्वी की जो संरचना बनी है, इसको हमने कई सारे पीरियड्स में बांट रखा है। एज कहते हैं जिसको हम, जिसमें पहली है प्री कैम्ब्रियन काल, फिर कैम्ब्रियन काल आ जाता है। ठीक है, सीनोजोइक, मीसोजोइक, ये सब आपने शायद सुने हो, पैलियोजोइक। ठीक है, ट्रायासिक काल, जुरासिक काल, जुरासिक काल में डायनासोर होते थे। ठीक है, फिर क्रिटेशियस काल आ गया जिसमें वो खत्म हो गए। ठीक है, कई सारे कालों में विभाजित कर रखा है हमने, जो हमारी ज्योग्राफी है उसको। ठीक है, हम जो है वो इस तृतीय काल के भी बाद आए हैं। चतुर्थ काल में मानव की उत्पत्ति हुई है, होमोसेपियंस जिसको हम कहते हैं। तो तृतीय काल में निर्माण हुआ हिमालय का, टर्शियरी पीरियड। ठीक है, और किसकी जगह बना हिमालय? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसकी जगह बना था। हिमालय से पहले क्या होता था? तो हिमालय की जगह पहले क्या था? तैतीस सागर था। इधर तैतीस सी था। ठीक है, हाँ, तो इसी को थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। पहला जो मार्जिन था वो क्या था? वो था कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। ठीक है, पहला क्या था? कंस्ट्रक्टिव। यहां हिंदी में भी कंस्ट्रक्टिव ही लिख दिया, वैसे मैंने हिंदी में बताया था क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारे कहते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन महासागर की प्लेटों में होते हैं केवल। ठीक है, और इसके परिमाण स्वरूप क्या क्या बन सकता है? पुल, पुल का निर्माण हो जाता है। पुल मतलब ये वो वाला पुल नहीं है जैसे हमारा पुल होता है, समुद्र में पुल टाइप का बन जाता है। समुद्र में इस तरीके से पहाड़ी सी खड़ी हो जाती हैं, उसको हम पुल कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कटक कहते हैं। रिज कहते हैं इंग्लिश में, कटक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कटक। ठीक है, इंग्लिश में रिज कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? कटक। तो ऐसी विश्व की सबसे जो बड़ी कटक है, ये कल शायद लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी, याद है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी कटक के बारे में। कोई बताएगा विश्व की सबसे बड़ी कटक कहां पाई जाती है? लास्ट क्लास में शायद डिस्कस की है मैंने, कोई बताएगा? तनु बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताई थी प्रियंका, याद करो। विश्व की सबसे बड़ी कटक मैंने बताई थी जब अटलांटिक महासागर पड़ा रहा था। मैंने आपको बताया था इस तरीके से एस शेप में यहां पर एक कटक मौजूद है। ठीक है, रिज मौजूद है, या पता नहीं, हो सकता है शायद ना बताई हो। इस वाले लेक्चर में है क्या? शायद इसी वाले लेक्चर में है, लेकिन शायद कटक मैंने बताई, चलो भूल गया हूँ, शायद नहीं बताई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एस शेप में कटक पाई जाती है अटलांटिक महासागर के बीचों बीच। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी कटक है। ठीक है, शायद नहीं बताई होगी। ठीक है, नहीं, कटक अलग होता है और गर्त अलग होती है, खाई अलग होती है। खाई मतलब गहराई का हिस्सा, कटक जो है वो महासागर में ऐसा उठा सा जो नहीं बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, जो महासागर पढ़ाया था उसमें बताई है मैंने। पृथ्वी जो महासागर में अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसमें शायद बताया था ये मैंने आपको कटक के बारे में। ठीक है, अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी कटक। दूसरे जो थे वो कैसे थे? विनाशात्मक किनारे थे या अभिसारी मार्जिन थे। ये तीन मामले हो सकते हैं इसमें, या तो दोनों महासागर महासागर की प्लेट टकराएं, एक महासागर महाद्वीप की टकराएं, और दोनों महाद्वीप की टकराएं। ठीक है, तो इसमें जब महासागर महासागर की टकराती हैं तो द्वीप बनते हैं। अंडमान निकोबार इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, महासागर और महाद्वीप की टकराते हैं तो देखो होगा क्या, ये जब दो ऐसे प्लेटें टकराती हैं तो इनमें से एक प्लेट भारी होगी, एक हल्की होगी। तो जो भारी होती है वो हल्की के नीचे दबेगी कि नहीं दबेगी? तो मान लो ये प्लेट भारी है तो ये क्या होती है, ये हल्की के ऐसे नीचे चली जाती है। जब नीचे चली जाती है तो यहां पर ये बीच में क्या बन गया, ये बीच में जो है ये क्या बन गया? खाई बन जाती है। ठीक है, गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, और यहीं से क्या ऊपर निकल आता है?
मैग्मा निकल आता है, तो क्या बन सकते हैं, ज्वालामुखी बन जाते हैं, ठीक है, या ठंडा हो जाएगा ये लावा ऊपर आके तो क्या बन जाएंगे, द्वीप भी बन सकते हैं। तो इन सब का निर्माण हो जाता है, पहाड़ बन सकते हैं, खाइयां बन सकती हैं इसमें, ठीक है। और महाद्वीप महाद्वीप पट्टी के टकराने से क्या बनाता है, हिमालय बनाता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। कौन सी होती है करण, कौन सा क्या पूछ रहा है, मैं समझा नहीं, क्वेश्चन दोबारा पूछ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये अंदर हॉट मैग्मा के ऐसे चल रहे हैं करंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो प्लेटें हैं ये एक दूसरे से अलग हो सकती हैं या एक दूसरे के नजदीक आ सकती हैं, ठीक है। बीच में ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है खड़ा सा, ये हल्का सा उठा हुआ सा हिमालय जैसा ही लेकिन छोटा सा, बहुत हल्का सा ऐसे उठा दो, ठीक है, निब्स यूं। हिमालय तो बहुत ऊंचा पहाड़ हो गया, ये हल्का सा ऐसे समुद्र के अंदर उठा दो तो उसको हम क्या कहते हैं, कटक कहते हैं या रिज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पूछ बेटा, क्या था, सबसे बड़ी कटक, अच्छा सबसे बड़ी कटक अटलांटिक महासागर में है, उसको कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है भूकंप, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं पहले डायग्राम से, फिर आपको थ्योरी दिखाता हूं। तो भूकंप की अगर बात करें तो भूकंप जब भी आता है तो आपने सुना होगा कि भूकंप का केंद्र यहां रहा, अभिकेंद्र एपी सेंटर यहां रहा है ना, सुनते हैं ना कि यहां एपी सेंटर था, ठीक है, यहां इसका केंद्र था, तो वही है। सबसे पहले तो ये समझो कि भूकंप का मतलब क्या है, तो दो शब्दों से बना है, भू और कंप। भू मतलब भूमि जमीन, और कंप मतलब कंपन। तो जब धरती हिलने लगती है, कांपने लगती है, कंपन करने लगती है, वाइब्रेशन करने लगती है जब पृथ्वी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भूकंप। यानी जब पृथ्वी वाइब्रेट करने लग जाए अचानक से तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भूकंप। और भूकंप के जो अध्ययन होता है इसको एक विज्ञान कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। भूकंप का अध्ययन जिस विज्ञान के तहत किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और जो भी चीज भूकंप से संबंधित होगी हर एक के नाम में क्या लगा रहेगा, सिस्मो लगा रहेगा। तो भूकंप से उत्पन्न जो तरंगे होती हैं उन तरंगों को क्या कहेंगे, सिस्मिक तरंग कहेंगे, सिस्मिक वेव्स कहेंगे। भूकंप को मापने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं उस उपकरण को क्या कहते हैं, उस उपकरण को कहते हैं सिस्मोग्राफ। सब में सिस्मो आएगा, ठीक है, सिस्मो मतलब भूकंप, ठीक है। और ये सिस्मोग्राफ एक पैमाने पर बना होता है, उस पैमाने को क्या कहते हैं, रिक्टर पैमाना कहते हैं, रिक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है। रिक्टर स्केल के बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले इस सबको समझो कि भाई ये भूकंप क्या है, ठीक है। अब बात समझो कि जब भी भूकंप आता है तो एक ऐसा बिंदु होता है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, और ये उत्पत्ति कहां होगी, प्लेटें कहां टकराएंगी, ये प्लेट है तो इनका कांटेक्ट कहां होगा, इनका कांटेक्ट यहां कहीं नीचे से होगा। तो जब ये टकराएंगी तो यहां पृथ्वी के अंदर से ही तो ये भूकंप की तरंगें उत्पन्न होंगी, तो ये पृथ्वी के अंदर से ही भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं। मान लो ये पृथ्वी की सतह है और ये पृथ्वी की गहराई है, तो पृथ्वी के ऐसे अंदर, जो पृथ्वी की जमीन के अंदर जो एक ऐसा बिंदु है जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में फोकस या हाइपो सेंटर कहते हैं। अब किसी भी बिंदु से न्यूनतम दूरी किस दिशा में चलने पर होती है, लंबवत चलने पर होती है। तो भूकंप की तरंगें ऐसे निकली तो सबसे पहले कहां पहुंचेंगी, जो इसके जस्ट लंबवत बिंदु होगा। तो ऐसा बिंदु जो पृथ्वी की सतह पर होता है जहां भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है, ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, ऐसे बिंदु को कहते हैं अधिकेंद्र या अभिकेंद्र। कभी कभी इंग्लिश का भी हिंदी में लिख के दे देता है एपी सेंटर, हिंदी में भी एपी सेंटर लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो ऐसा बिंदु जो पृथ्वी के अंदर होता है जहां भूकंप की उत्पत्ति हो उसे केंद्र कहते हैं, और ऐसा बिंदु जो पृथ्वी की सतह पर हो, लंबवत होता है इस केंद्र के, जहां भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है, ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं। तो जो एपी सेंटर होता है वो जमीन पर होता है जहां भूकंप सबसे पहले महसूस होता है। तो कहते हैं ना एपी सेंटर ये रहा, यानी यहां पर सबसे पहले झटके महसूस हुए। ठीक है, क्लियर? अब इसी को जरा समझ लो यहां से डायग्राम से। ठीक है, होता क्या है, ये दो प्लेटें थी, ठीक है, ये दो प्लेटें थी, ये यहां पर ऐसे टकराई एक दूसरे से इधर। ठीक है, जब ये टकराई तो यहां पर इसका केंद्र बना, और केंद्र से ऐसे ये भूकंप की तरंगे बाहर की तरफ निकली। बिल्कुल वैसे ही भूकंप की तरंगे जैसे पानी में ऐसे पत्थर डाल देते हैं तो एक रिपल पैदा होती है ऐसे बाहर की तरफ, तो ऐसी भूकंप की तरंगे भी बिल्कुल बाहर की तरफ इसी तरीके से जनरेट होती हैं। ठीक है, बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी तो सबसे पहले कहां पहुंचेंगी? जो इसके लंबवत होगा। तो ये बिंदु क्या हो गया? ये बिंदु हो गया एपी सेंटर। ठीक है, क्लियर? और ये जो वेव्स निकली ये तरंगे हो गई, ये बीच वाला पॉइंट फोकस हो गया, और इधर जहां महसूस किया गया वो एपी सेंटर हो गया। ठीक है, इसी को ये तो ऐसे डायग्राम से और जनरल तरीके से समझने के लिए इस डायग्राम से समझ लो। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है, वो जहां पर भूकंप महसूस हुआ वो एपी सेंटर, और पृथ्वी के अंदर वाला जो बिंदु है वो है फोकस। तो ये परिभाषा पूछ लेता है, तो परिभाषा याद रखना। फोकस कैसा बिंदु होता है? जहां भूकंप की उत्पत्ति हो। ठीक है, इंग्लिश में ही लिख रहा है क्या, हिंदी में नहीं लिख रहा? चलो हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये आपको याद करनी होगी, डेफिनेशन आ जाती है कि ऐसा बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति हो क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में मैं आपको परिभाषा लिख दे रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश में ही लिख रही है, इसमें हिंदी में नहीं लिखी मैंने। चलो लिख दे रहा हूं उधर। ये फोकस क्या हो गया? केंद्र क्या हो गया? ऐसा बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति हो। ठीक है, और एपी सेंटर कैसा बिंदु हो गया? एपी सेंटर ऐसा बिंदु हो गया जो भूमि पर है, जहां भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाए। ठीक है भाई, सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़ा आसान सा चीज है ये। यहां मैंने हिंदी में नहीं लिखी है तो इसलिए मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया, यहाँ इंग्लिश में लिखी है। तो अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऐसा बिंदु जहां उत्पत्ति हो वो फोकस, और जहां उसको सबसे पहले महसूस किया जाए वो एपिसेंटर, जो पृथ्वी की सतह पर होता है। अब भूकंप क्या है? अभी मैंने बताया ऊर्जा है, ऊर्जा। और ऊर्जा किस फॉर्म में चलेगी? बाहर निकलेगी, तरंगों की फॉर्म में निकलेगी, वेव्स की फॉर्म में निकलेगी। तो भूकंप की तरंगों को हमने विभाजित कर रखा है। भूकंप की तरंगें दो प्रकार की मेनली बताई गई हैं। एक होती हैं बॉडी वेव्स, यानी शरीर तरंग। ठीक है, भूकंप की जो तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं शरीर तरंग और एक होती हैं सतह तरंग। ठीक है, एक होती हैं शरीर तरंग और एक होती हैं सतह तरंग, सरफेस वेव्स। शरीर, पृथ्वी की बात कर रहे हैं ना, भूकंप कहां उत्पन्न होता है? पृथ्वी पर हो रहा है। तो पृथ्वी का शरीर क्या हो गया? पृथ्वी का शरीर हो गया उसके अंदर का माल। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर का माल क्या है? सतह को छोड़ के बाकी जो भी अंदर है वो अंदर का माल हो गया। और पृथ्वी की सतह हो गई वो आउटर बाउंड्री जहां हम रह रहे हैं। तो जो भूकंप की तरंगें पृथ्वी के पेट में यानी अंदर की तरफ जनरेट होंगी उनको क्या कहते हैं? शरीर तरंग कहते हैं। और जो पृथ्वी की केवल सतह पर उत्पन्न होती है उनको क्या कहते हैं? सतह तरंग कहते हैं। तो जो शरीर तरंग है ये दो प्रकार की हैं, एक कहलाती है पी तरंग और एक कहलाती है एस तरंग। पी मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंग, पी मतलब प्राइमरी प्राथमिक तरंग, और एस मतलब सेकेंडरी द्वितीय तरंग। ठीक है, और एल मतलब क्या हो जाएगा? एल मतलब हो जाएगा लव तरंग। ठीक है, एल मतलब क्या हो जाएगा? लव तरंग। ये जो एल तरंग है ये सतह तरंगों में आती है, और इनकी जो खोज थी वो एक वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम था लव। तो इसी वजह से इन तरंगों को हमने क्या नाम दे दिया? इन तरंगों को हमने नाम दे दिया लव तरंग, उस वैज्ञानिक के नाम के ऊपर।
ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो कैसे आएंगे, क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आएंगे कि भूकंप की तरंगों को किन किन हिस्सों में विभाजित किया है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भूकंप को की तरंगों की क्या क्या विशेषताएं, जैसे पी तरंग की क्या खास बात है, एस तरंग की क्या खास बात है, एल तरंग की क्या खास बात है, वो सब, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इनकी प्रॉपर्टीज में आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा इसके अलावा ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है, वॉल्केनोज के बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे। कल आपकी छुट्टी रहेगी, थोड़ा सा काम है मेरे को भी और चिराग सर को भी, तो कल चिराग सर की भी छुट्टी है और मेरी भी छुट्टी है। तो अब हम जो मिलेंगे वो मंडे को मिलेंगे। हाँ, लेकिन आपकी कल जो है वो हिंदी की क्लास में लगवा दूंगा, जिससे कि आपका पीईटी का हिंदी का सारा कोर्स पूरा हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ ले।